हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे और लेक्चर 1 में हम लोग जो है कि ब्रीफ में सिलेबस पर फोकस किए। जो भी कंटेंट एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट में हम लोग को पढ़ना था उस पर हम लोग जो है कि डिस्कस किए। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनर्जी है क्या। जैसे कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 9 में 10th में आप लोग को पढ़ने को मिला होगा कि एनर्जी इट इज द पावर विच कैन चेंज थिंग। और इसी एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। इसी को हम लोग कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जितना भी हम वर्क डन करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारे पास एनर्जी कितना है। जितना ज्यादा एनर्जी है उतना हम वर्क डन कर सकते हैं, उतना ही कार्य कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि whenever work is done energy is released, whenever work is done energy is consumed। आप लोग ये भी पढ़े कि एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा जूल। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट की बात करें, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट की बात करें तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो वाट आवर में। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि 3600 जूल इज इक्वल टू 1 वाट आवर होता है कि नहीं। तो ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल आप लोग पढ़ चुके हो। साथ साथ जो है कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी जानते हो, पढ़ चुके हो, जो कि कहता है लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ऑलरेडी आप लोग जो है कि जनरेशन में पढ़ चुके हो, जहां पर हम लोग जो है कि कोल का यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं हम लोग जो है कि, उसके बाद नेचुरल गैसेस का यूज करते हैं इस तरह से। उसके बाद जो है कि हाइड्रो पावर का भी यूज किया जाता है, अलग अलग सोर्सेस का यूज किया जाता है, सन का यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। अलग अलग एनर्जी सोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि ये जो हमारा कोयला है या ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है या हाइड्रो पावर, इसको क्या करते हैं, इससे मदद से हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। साथ साथ हम लोग जो है कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपको बता दें कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, यदि हम आर्थिक विकास की बात करें तो बहुत सारा फैक्टर जो है कि कंसीडर किया जाता है। तो यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारा फैक्टर आता है। तो एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। और जहां तक इंडिया का सवाल है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जहां पर हमारा डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारा डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो हमारा तरीका है, वो क्या हो रहा है, वो और ज्यादा बेटर हो जा रहा है, बेटर होते जा रहा है। हम लोग जो है कि बहुत सारा इक्विपमेंट, नया नया इक्विपमेंट लगा रहे हैं, तो उतना ही हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ही हमारा एनर्जी डिमांड जो है कि बढ़ते जा रहा है। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट या जो एजेंसीज
जो सप्लाई दे रही है वो इस सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिससे कि हमारा डिमांड फुलफिल हो सके। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर? तो ऐसा ना हो कि इस डिमांड को फुलफिल करते करते ऐसा हो कि हमारा रिसोर्सेज जो है, जो भी हमारे पास है, जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, एनर्जी को सेव करना होगा, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा किस तरह से हम लोग जो है कि टेक्निकली और साथ साथ बेसिक में हम लोग जो है कि इस चीज को भी समझेंगे कि कैसे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम चाहे तो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें स्टार्ट किए हैं वो है हमारा, सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट किए हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी या फिर कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। अब कुछ डेफिनेशन सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन हम यहाँ पर जो है कि रीड आउट कर देते हैं, जो कि अभी हम आपको बताए कि एनर्जी इज द पावर टू चेंज थिंग, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। Energy is defined as the ability or capacity to do work. The amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when energy is released. इसे हम कहते हैं हम लोग कि whenever work is done, energy is released, energy is consumed। तो जितना भी एनर्जी हमारे पास है उतना हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। तो एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, है ना। और इस एनर्जी के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन लाइट्स आवर सिटीज। कहने का मतलब क्या हुआ, शहर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। लाइट आवर सिटी, नॉट ओनली लाइट आवर सिटी, वी कैन लाइट आवर होम। ठीक है ना, एवरीथिंग जो भी हम लोग आज के डेट में घर में यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से ही चलाया जा रहा है। चाहे वो पंखा हो, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, लाइट हो, सब कुछ क्या हमारा एनर्जी है ना। और यहाँ सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रिकल की बात नहीं हो रही है, ये ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। व्हीकल को पावर प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, कूल आवर होम, ठीक है ना, घर को ठंडा रखने के लिए एनर्जी चाहिए, कुक आवर फूड, खाना बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, प्ले आवर म्यूजिक, गिव्स अस पिक्चर ऑन टेलीविजन। तो जो भी हम यहाँ पर चीज देख रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे टेलीविजन देखना हो, या फिर हम लोग को लाइटनिंग पर्पस के लिए या पावर पर्पस के लिए, पावरिंग आवर व्हीकल्स, किसी भी पर्पस के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। और जैसे कि हम आपको बताए कि ये जो एनर्जी है ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। ठीक है ना। तो आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ उस कंट्री का, क्या है, कितना हमारा रिसोर्सेज है, ठीक है ना, ये सब पे डिपेंड करता है। एनर्जी रिसोर्सेज कितना है, वहां प्रोडक्शन कितना है, वहां डिमांड कितना है, वहां सप्लाई कितना है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये एक मेजर इनपुट है मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और जहां तक इंडिया का सवाल है, जहां पर नीड्स जो है हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जैसे हम आपको बताएं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे कि हम डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसी पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए कि एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर इनपुट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इन द केस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, द एनर्जी सेक्टर assumes a critical importance in view of the ever increasing energy needs, requiring huge investment to meet them. क्लियर है, समझ में आ रहा बात को? तो कुछ बेसिक्स से हम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर एनर्जी को जो है कि अलग अलग टाइप में, सेवरल टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। पहले कौन सा है हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। और तीसरा हो गया हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तीन तरीके से हमारा एनर्जी को क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। आपके सिलेबस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी जो है कि पढ़ना है। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी के बारे में
या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो है कि उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब टैरिफ वैरिफ जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, ऑडिटिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब जो है कि भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, तो उस समय जानकारी होना चाहिए। ऐसे आप लोग जानते ही होंगे लगभग जहां तक हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जरूर एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है आपको जो है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो एक एक करके हम लोग जो है कि देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी पर फोकस किया जाए। सबसे पहला हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। तो प्राइमरी एनर्जी क्या होता है? प्राइमरी एनर्जी क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स आर दो सोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो नेचर से हम लोग जो है कि ऑब्टेन करते हैं, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वैसे सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। विच आर फाउंड इन नेचर, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, विच आर स्टोर्ड इन नेचर, दो सोर्सेज आर कॉल्ड एज प्राइमरी एनर्जी सोर्स। कहने का मतलब सर एग्जांपल के रूप में हम सिंपल में समझे यहाँ पर, जैसे कि हमारा कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बायोमास हो गया, these are all natural sources, these are all natural energy sources, these are so they are called as primary energy sources। इसके अलावा भी हमारे पास, ठीक है ना, सन है, विंड हो गया हमारा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ये सारा क्या है हमारा? these are all primary energy source। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है प्राइमरी एनर्जी सोर्स को, कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स आर दोज दैट आर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। मींस दोज सोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन नेचर, दोज आर स्टोर्ड इन नेचर, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। प्रकृति से जो कि हम लोग को मिलता है डायरेक्टली, वैसे सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। कॉमन प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन सा है हमारे जो यूज करते हैं? वह कोल है, ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, बायोमास है ना, सच एज वुड। इसके अलावा और भी हो सकता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, स्रोत हो सकता है। कौन सा हमारा? अदर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल इंक्लूड, देखिए यहाँ पर, न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अर्थ इंटीरियर, इसी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी, सन, देन विंड, ठीक है ना, विंड, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ये सारा क्या है? दीज आर ऑल primary energy source which are obtained from nature, which are directly obtained from nature। next secondary energy किसको कहते हैं? secondary energy source किसको कहते हैं? तो secondary energy source कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स को एक बार ट्रांसफॉर्म कर दे, कन्वर्ट कर दे किसी और फॉर्म में, समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर जब हम एनर्जी सोर्स को, प्राइमरी एनर्जी सोर्स को एक बार ट्रांसफॉर्म कर दे, कन्वर्ट कर दे किसी और सोर्सेज में, उस एनर्जी सोर्स को हम लोग जो है कि सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं, जिसका हम लोग जो है कि यूज करते हैं, जिसका यूटिलाइज किया जाता है डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी एनर्जी सोर्स किसको कहते हैं? डेफिनेशन क्या कहता है? सेकेंडरी एनर्जी रेफर्स टू मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच आर ट्रांसफॉर्म्ड from other primary energy source through energy conversion। तो एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस के मदद से हम क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा, दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है कि चाहे तो सोलर एनर्जी को किसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विंड एनर्जी को चाहे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल है हमारे पास, मान लो हमारा प्राइमरी सोर्स है, तो कोल को हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे स्टीम हम लोग प्रोड्यूस करा सकते हैं, थर्मल एनर्जी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं, कोक प्रोड्यूस करा सकते हैं कि नहीं, कोक हम लोग प्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसको क्या कर रहे हैं? कन्वीनियंटली हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और जब ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर लिए तो वैसे एनर्जी को हम लोग सेकेंडरी एनर्जी सोर्स का नाम देते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीट मतलब थर्मल, एलपीजी, सीएनजी गैस, पेट्रोल, डीजल, these are all सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ठीक है ना। यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग सिंपल एग्जांपल रखे हैं समझने के लिए। एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, विंड। तो कोल का यूज करके, ऑयल का यूज करके, नेचुरल गैस का यूज करके, विंड एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी को यहाँ रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, विंड। तो therefore this electricity it will be called as a secondary energy source। एक्चुअली अब इतना डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, एकदम आने वाला है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ही है, अभी पहला बार है इंट्रोड्यूस किया गया पेपर, तो आएगा, हो सकता है आ जाए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग जो है कि एक फिगर के माध्यम से भी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मान लो 4 नंबर या 6 नंबर में यदि इस तरह का क्वेश्चन देगा तो खाली इतना डेफिनेशन लिखने से तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक जो है कि फिगर आपको यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है ना, जिसमें हम जो है कि सोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में दिखाए हैं, प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया है, साथ साथ प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी के बारे में भी इस फिगर में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले यदि फोकस किया जाए यहाँ पर सोर्स एक्सट्रैक्शन, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद प्राइमरी एनर्जी और फिर क्या है मेरा सेकेंडरी एनर्जी। अब क्या होता है, सबसे पहले कोल की बात कर ले तो हम लोग क्या करते हैं, कोल को ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो डीप माइन से या ओपन माइन से हम लोग क्या करते हैं, कोल ऑब्टेन करते हैं। और इसी कोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन, तो एक कोल फाइनली जो है कि हम कोल निकलता है और उस कोल को हम लोग प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोल मेरा प्राइमरी एनर्जी हो गया, कहां पर, जो कि डायरेक्टली हम लोग ओपन या डीप माइनिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये जो कोल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एनर्जी। लेकिन इस कोल के मदद से हम लोग चाहे तो स्टीम एंड थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे स्टीम और थर्मल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कि सेकेंडरी एनर्जी का नाम दिए। अब इसी कोल को फिर हम क्या किए, प्यूरिफिकेशन किए, और प्यूरिफिकेशन के बाद हमको क्या मिला, कोक। तो कोक क्या हो गया, ये कोक जो है कि ये भी मेरा सेकेंडरी एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया मेरा, दिस इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, क्लियर है, समझ में आ रहा बात को। यहाँ पर इसी कोयला का यूज किए और कहां पर हम दिए, पावर स्टेशन के ऊपर दिए। जब पावर स्टेशन के ऊपर जब हम प्रोवाइड किए तो हमको क्या मिला, हमको मिला इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मेरा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हो गया। इस तरह से यदि हम हाइड्रो की बात कर ले, तो हाइड्रो में किसी तरह का प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है। जो हाइड्रो पावर को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पावर प्लांट में दे रहे हैं, और इस पावर प्लांट में हाइड्रो पावर प्लांट होगा, और उस हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रहा है। तो हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ से हार्नेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फिर मेरा सेकेंडरी एनर्जी हो गया, हमारा वाटर हो गया। इसको हम लोग जो है कि हाइड्रो एनर्जी, इसको प्राइमरी एनर्जी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यदि हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, कहां मिलेगा हमको, माइनिंग करेंगे, फिर से माइनिंग के मदद, माइनिंग ये हमारा सोर्स एक्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, यूरेनियम, थोरियम, इस तरह से उसको एनरिचमेंट करेंगे। तो एनरिचमेंट एक हमारा प्रोसेसिंग हो गया, और फाइनली हमको क्या मिलेगा, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा, यूरेनियम, थोरियम, उसको हम क्या करेंगे, पावर स्टेशन पर प्रोवाइड करेंगे। पावर स्टेशन में फाइनली हम लोग उसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं। तो फिर से हम क्या करें, न्यूक्लियर एनर्जी जो कि हमारा प्राइमरी एनर्जी है, ठीक है ना, और उसके मदद से हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं, जो कि मेरा सेकेंडरी एनर्जी है। फिर यहाँ नेचुरल गैस है, फिर पेट्रोलियम है। अब जैसे कि आप जानते हो कि ये जो नेचुरल गैस है या फिर नेचुरल ऑयल है, ये जो है कि ऑयल वेल या फिर कह सकते हो गैस वेल से निकाला जाता है कि ना, जो कि जमीन के अंदर। तो पहले क्या होता है, नेचुरल गैस निकल के आता है,
उसके बाद और ज्यादा अंदर जाएंगे, डीप जाएंगे और ज्यादा अंदर जाएंगे तो फिर हम लोग को नेचुरल ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम हम लोग को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जहां पर नेचुरल गैस होगा वहां पर पेट्रोलियम होगा ही, जहां पेट्रोलियम होगा नेचुरल गैस होगा, लेकिन होता है कि यदि हमारा नेचुरल गैस है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वहां से हो सकता है कि हमारा पेट्रोलियम भी, नेचुरल ऑयल भी वहां से हम लोग को जो है कि रिसोर्स, प्राइमरी सोर्स के रूप में ऑब्टेन हो। तो डेफिनेटली इस तरह का जो नेचुरल गैस है वो कहां से निकालते हैं हम लोग, गैस वेल से निकालते हैं, और इसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि करके फिर हम लोग चाहे तो इसको पावर स्टेशन में दे दे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके मदद से हम लोग जनरेट करा सकते हैं। और इसी नेचुरल गैस जो ऑब्टेन कर रहा है ये क्या हो गया, ये मेरा जो है कि प्राइमरी सोर्स के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हमारा नेचुरल और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहां से हम लोग ऑब्टेन किए, ऑयल वेल से, कुआं, वेल का मतलब होता है कुआं, ऑयल वेल, गैस वेल, ठीक है ना हमारा। तो कुआं से हम लोग निकाले, पेट्रोलियम को निकाले और उसको हम लोग रिफाइनिंग किए, क्या किए, रिफाइनिंग किए, क्रैकिंग किए, और फाइनली हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एलपीजी में, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, इस तरह के अलग अलग एनर्जी में हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और इसका हम लोग जो है कि यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, दीज आर ऑल सेकेंडरी एनर्जी, दीज आर ऑल सेकेंडरी एनर्जी। और साथ साथ यदि हम इस रिसोर्सेस का यूज करके, इस एनर्जी सोर्सेस का यूज करके, इसके मदद से हम चाहे तो थर्मल एनर्जी और स्टीम एनर्जी में भी हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो हो गया, दीज आर ऑल सेकेंडरी एनर्जी। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। तो प्राइमरी एनर्जीज आर दोज एनर्जीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्स इन व्हिच द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इज ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। तो जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहा गया है। क्लियर। तो ये आप जब एग्जाम में आएगा ना तो इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, इस फिगर को जो है कि जरूर दिखाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो फिगर, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, सिंपली हम जानते हैं कि कमर्शियल यदि हम कह रहे हैं तो बिजनेस हमको ध्यान में आता है, बिजनेस पर्पस से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल, है ना, कोई रोजगार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कमर्शियल जो हम कह रहे हैं मतलब वैसा एनर्जी सोर्स जो कि हमारा मार्केट में अवेलेबल है और हम कुछ एक डेफिनेट प्राइस, कुछ पैसा देकर हम उस सोर्स को वहां से, उस एनर्जी सोर्स को वहां से खरीद सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। पैसा पे कीजिए और आप जो है कि मार्केट से एनर्जी को क्या कीजिए, वहां से खरीद लीजिए। जैसे कोयला खरीदना है, हम पैसा देंगे और क्या करेंगे, हम कोयला खरीद सकते हैं। डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाह रहे हैं तो हम पैसा पे करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेंगे, हमारा बिजली हम कनेक्शन ले लेंगे घर में हम पैसा देकर। साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कि गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं कि नहीं भरवाते, तो हम पैसा पे करते हैं और डायरेक्टली वहां से मार्केट से उसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कमर्शियल एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ए डेफिनेट प्राइस, ठीक है ना, एक निश्चित हमारा जो है कि पैसा में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उस एनर्जी सोर्सेज को आप बाई कर सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। उस तरह के एनर्जी सोर्सेज को हम लोग जो है कि कमर्शियल एनर्जी का नाम दिए है। क्या नाम दिया है, कमर्शियल एनर्जी। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी देन कोल, जो हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कमर्शियल एनर्जी, सबसे पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, फिर कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी ना हम लोग पढ़ रहे थे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां पर हम लोग जो है फिगर में देखे थे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, इस तरह में हम लोग क्या किए थे, रिफाइनिंग के मदद से कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस तरह का जो है कि जो एनर्जी सोर्सेज है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप पे करके कुछ पैसे देकर और आप आसानी से उसको परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। और ये जो कमर्शियल एनर्जी होता है, ये कमर्शियल एनर्जी एक बेसिस है, ठीक है ना,
किसी भी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल या ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए ही ये बेसिस होता है। ये बेसिस कहने का मतलब है कि इसके बगैर जो है कि आज के डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में जो है कि डेवलपमेंट के लिए ये सभी एनर्जी का होना जरूरी है। यदि ये एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल नहीं है या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं होगा, उस केस में इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी कमर्शियल डेवलपमेंट जो है कि होना बड़ा मुश्किल है। न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर होगा। हमारा ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा यदि पेट्रोल डीजल यदि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो बंद हो जाएगा। हमारा इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, जितना भी कारोबार है सब ठप पड़ जाएगा। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर? तो कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस का होना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर? तो कमर्शियल एनर्जी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ एग्जांपल फिर से हम यहाँ पर रख दिए अलग से। इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट विच इज एन अनदर फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है ना, देन कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ईटीसी। तो ये कुछ हमारा कमर्शियल एनर्जी है विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ए डेफिनेट प्राइस। नेक्स्ट, अब हम लोग जो है कि नॉन कमर्शियल एनर्जी पर फोकस कर लेते हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी किसको कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब सर, वैसा एनर्जी जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर ए डेफिनेट प्राइस, वैसे एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं? कमर्शियल एनर्जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कमर्शियल एनर्जी कहेंगे, है कि नहीं? मतलब वैसा एनर्जी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसको हम लोग खरीद नहीं सकते, पैसा देके खरीद नहीं सकते, उस तरह के एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली नॉन कमर्शियल एनर्जी को ट्रेडिशनल फ्यूल्स भी कहा गया है, ट्रेडिशनल फ्यूल्स कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है इसको एनर्जी अकाउंटिंग में इग्नोर्ड किया गया है। मतलब कोल को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया उसको कंसीडर कर सकते हैं हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा जो है गैस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, ये सबको कंसीडर किया गया है एनर्जी अकाउंटिंग में, एनर्जी ऑडिटिंग में, एनर्जी अकाउंटिंग में सबको कंसीडर किया जाता है। लेकिन नॉन कमर्शियल एनर्जी को इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना। उसके पीछे देखते हैं क्या क्या है, कैसे इसको थोड़ा डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है? द एनर्जी सोर्सेज that are not available in the commercial market for a price are classified as non-commercial energy। जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पैसा देके आप खरीद नहीं सकते हो इस तरह के एनर्जी को, वैसे एनर्जी को हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी का नाम दिए। नॉन कमर्शियल एनर्जी में क्या क्या आता है समझिएगा। बहुत चीजें आप लोग यूज भी करते हो, ठीक है ना। गांव देहात में सबसे ज्यादा यूज होता है कहने का मतलब, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पर चीज को बहुत सारी चीज समझ में आएगा। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड फ्यूल्स सच एज फायरवुड। फायरवुड कहने का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, लकड़ी हमारा जमा करते हैं, जिससे हम लोग जो है कि आग जलाते हैं, ठीक है ना, आग तापते हैं, उसके मदद से हम लोग खाना बनाते हैं, है कि नहीं हमारा, और भी बहुत सारा काम है। तो फायरवुड, कैटल डंग, कैटल डंग कहने का मतलब गोबर की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके मदद से हम लोग जो है कि गोईठा बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गोईठा, गोईठा बनाते हैं, है कि नहीं हमारा। और उसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तुम कहोगे हो सकता है कोई कहेगा सर कि गोईठा फिर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कैटल डंग तो नहीं है हमारा अवेलेबल वहां पर, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मतलब एक गरीब परिवार के लिए, जो हम किसान परिवार है, तो उसके लिए यही उसका कमर्शियल भी है और उसी के लिए यहाँ पर नॉन कमर्शियल है। लेकिन एक्चुअली ये सारा नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज है जिसका एनर्जी अकाउंटिंग में जो है कि इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको काउंटिंग ही नहीं किया जाता, माना ही नहीं जाता है कि ये मेरा किसी तरह का कोई एनर्जी सोर्सेज है। अब हम लोग एक्चुअली जब हम लोग आगे चल के देखोगे कि जब नेशनल सिनारियो आप लोग पढ़ोगे इंडिया का, तो आप देखोगे कि उसमें पढ़ाया जाता है क्या
कि हमारे पास कितना कोयला है, ठीक है ना, कितना कोयला रिजर्व कैपेसिटी है हमारे पास, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है। लेकिन कभी हम लोग को नहीं बताया जाता है कि हमारे पास गोबर कितना है, ठीक है ना, कितना हम गोबर का इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम गोबर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को, यहाँ पर कितना हमारे पास लकड़ियां है, ठीक है ना, कितना हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एनर्जी ऑडिटिंग में इसका जो है कि काउंटिंग ही नहीं है, इसको पूरी तरह से क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। लेकिन जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से यदि हम लोग बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो इसी पर निर्भर है, यही नॉन कमर्शियल एनर्जी पर ही निर्भर है। और हम लोग इस कटल डंग के मदद से हम लोग गोईठा बनाकर इसको बेचते भी है, ठीक है, कुछ पैसा भी हम लोग जो है कि उससे ऑब्टेन करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, खाद के रूप में खेत में भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह फायर यूज, यदि राख निकल के आता है तो उसका आग तो हीट एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ राख को भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि खेत में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग जो है कि एक खेत में उसको छीट देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है नॉन कमर्शियल एनर्जी, ये सब का हम लोग जो है कि यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसको एनर्जी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट है। एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, अच्छा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एग्रो वेस्ट में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि हम धान वन का जब खेती होता है, ठीक है, धान वन का खेती होता है तो उसके बाद धान जब कटा जाता है तो उसके बाद उसको झाड़ा जाता है, धान को, है ना, धान को झाड़ा जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है, पुआल निकलता है, तो उसको हम लोग एग्रो वेस्ट के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और एग्रीकल्चरल वेस्ट। और वो जो पुआल है उसका हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग भूसा बनाते हैं, गाय को खिलाते हैं, है कि नहीं। और उस वही जो हमारा एग्रो वेस्ट है उससे हम लोग जो है कि आग भी जलाते हैं, ठीक है, खाना भी बनाने के लिए, मतलब चूल्हा उल्हा में यूज करते हैं वहां पर। और उसके बाद उसका फिर से राख का यूज करते हैं, खेत में हम देते हैं, ठीक है ना, खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया बहुत सारा चीज है, ठीक है ना, लेकिन इसको एनर्जी काउंटिंग में फिर से जो है कि गिना नहीं जाता, इसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। Which are traditionally gathered, गैदर करने का मतलब इकट्ठा करना, ये सबको इकट्ठा करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे वो कैटल डंग हो, चाहे वो फायरवुड हो, ये सबको क्या करते हैं हम लोग इकट्ठा करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को। एंड नॉट बॉट एट ए प्राइस यूज्ड स्पेशली इन रूरल हाउस होल्ड्स, तो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना, हमारा जहां पर इसको खरीदा नहीं जाता, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप प्राइस देकर इसको खरीद नहीं सकते, ठीक है ना। एक तरह से हमारे लिए तो बहुत कीमती चीज है, हम लोग के लिए कीमती चीज है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर हमारे लिए बहुत कीमती चीज है ये सब चीज। लेकिन फिर भी जैसे हम बार बार कर रहे हैं, ये सब को भी एनर्जी ऑडिटिंग, एनर्जी अकाउंटिंग में इसको रखना चाहिए था, ठीक है ना, जिससे भी ट्रेडिशनल फ्यूल के रूप में हम लोग इसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इसी को यहाँ नाम दिया गया, देखो these are also called traditional fuel. Non-commercial energy is often ignored in energy accounting. तो इसको पूरी तरह से क्या किया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा और यहाँ पर हम एलाबोरेट कर दिए चीज को, फायरवुड, एग्रो वेस्ट, कैटल डंग, एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट। देखो अब व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट तो हम लोग समझ रहे हैं, एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब बैलगाड़ी, ठीक है ना, जो वहां पर जानवर के ऊपर क्या किया जाता है कि एक गाड़ी बांध दिया, लकड़ी का गाड़ी जो है उसके ऊपर काट जिसको कहते हैं उसको बांध दिया जाता है, और जानवर खींच रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा रहा है, पहुंचा जा रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, उस सबको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक, एनर्जी काउंटिंग में कंसिडर ही नहीं करते। ऐसे एनर्जी को नॉन कमर्शियल एनर्जी का नाम दिया गया। Then we have threshing, we have lifting water for irrigation, crushing sugar cane, etc. तो जो भी हम लोग जो है कि इस तरह के एनर्जी को जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करते हैं, इस तरह के एनर्जी को हम लोग जो है कि नॉन कमर्शियल एनर्जी का नाम दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं वो है मेरा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो, जनरेशन में आपको पढ़ने को मिला कि वैसा सोर्स जिसका हम चाहे तो रीयूटिलाइज कर सकते हैं,
वैसा सोर्स जिसका यदि हम इस्तेमाल करते भी रहे तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि सर विंड एनर्जी, जैसे कि सर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब एक एनर्जी सोर्सेज है, एक तरह का एनर्जी सोर्सेज है जिसका जो है कि जितना इस्तेमाल हम कर ले ये कभी भी समाप्त नहीं होने जा रहा है। इसका रीयूज करते रहे। तो आज के डेट में हम लोग क्या किए, हम लोग शिफ्ट कर गए पूरी तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से सीधे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर जा रहे हैं। इसका यूटिलाइज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिससे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बचाया जा सके। इसका मतलब आप समझ गए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका क्वांटिटी बहुत सीमित है, लिमिटेड क्वांटिटी है, जिसका मात्रा बहुत सीमित है, ठीक है, जो कि आने वाले कुछ सालों में, चाहे वो 50 साल हो या 100 साल हो, लेकिन कुछ सालों में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मेरा हो सकता है पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ऐसे एनर्जी सोर्सेस को हम लोग रीयूज भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह के एनर्जी सोर्स को हम लोग जो है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का नाम दिए। इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप लोग पढ़े हुए पहले भी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है। मेरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, द रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, the resources which cannot be exhausted even after continuous utilization are termed as renewable resources। renewable resources मतलब which cannot be exhausted, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कितना भी यूज कर लो कभी समाप्त नहीं होने जा रहा है। कौन सा एग्जांपल के रूप में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होने जा रहा है। ठीक, इसका यूज कीजिए, रीयूज कीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराइए, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो ये अब हम लोग इसके तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसके तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक डायग्राम भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सोलर एनर्जी हो गया, इस तरह हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया, बायोमास को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, है ना, तो विंड हो गया। इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस that are limited in quantity are referred to as non-renewable resources that are limited in quantity, काफी सीमित है, ठीक है ना। इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसका हम लोग जो है कि रीयूज भी नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो कि ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सब जो हमारा रिसोर्सेज है ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर पैदा नहीं हुआ है, ये काफी लंबे समय लगा ये सब चीज बनने में। ये सब जो है कि जमीन के अंदर मिलता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिग करते हैं, वहां से माइन से, ठीक है ना, गैस वेल से, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ऑयल वेल से, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सोर्स को निकाला जाता है। तो काफी समय लगा है, हजारों हजार साल लगा ये सब चीज बनने में। अब ऐसा नहीं है कि आज जो है कि 4-5 पत्ता, ठीक है ना, तोड़ ताड़ के और कुछ जो है कि लकड़ी तोड़ के और जमीन के अंदर यदि गाड़ दे और कल कोयला बन जाएगा, या कल जो है कि वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, या गैस का रूप ले लेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है, हजारों हजार साल बनने में इस तरह के रिसोर्सेस जो है कि बनने में लगा, टाइम लगा। समझ में आ रहा है बात को। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंस्टेंट या शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इस तरह के एनर्जी सोर्सेस को ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी आर रेफर्ड टू एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These resources cannot be supplied or regenerated in a short duration of time। काफी इंपॉर्टेंट है, these resources cannot be reused। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल्स आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर। तो अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नीड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या क्या बेसिक आइडिया है जिसका यूज करके हम लोग जो है कि एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।